नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल भाई वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी की महारैली में हल्ला बोल। राहुल गांधी ने देश के भविष्य, महंगाई, बेरोजगारी के मामले पर भाजपा सरकार को एक एक करके घेरा है। राहुल गांधी के भाषण में से क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर वायरल कराने वाले गोदी मीडिया के एंकर को जोरदार लोगों ने फटकार लगाई और ट्वीट करके भागने पर किया है मजबूर। दोस्तों बताएंगे क्या है अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर बिहार में मचे राजनीतिक घमासान के बाद एक और बड़ी अपडेट आई है, जहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के नेताओं को ईंट से ईंट बजा देने की धमकी देने वाले भाजपा के गृह राज्य मंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों ने घेरा है। दोस्तों गाड़ी के सामने जोरदार तरीके से नारेबाजी की है। बताएंगे क्या है अपडेट, इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमित शाह है देश के सबसे बड़े पप्पू। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट पहनकर कैंपेनिंग शुरू कर दी है। दोस्तों बताएंगे क्यों है ये पूरा बवाल। इसी बीच चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर झारखंड के अंदर सरकार आज विश्वास मत करेगी पेश। भाजपा को उसी के चाल में घेरने की चल रही है तैयारी। वहीं पर दोस्तों बीजेपी के सांसद पर एक्शन लेने पर आईएएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर, देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। बताएंगे क्या है ये पूरी अपडेट, इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी दिल्ली में लाखों की संख्या में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई रैली को सफल मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है राहुल गांधी। हमलावर रवैये में राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया है। दोस्तों राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देश के अंदर नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण देश में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का भविष्य अब अधर में लटक चुका है। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि जानबूझकर देश के अंदर भय पैदा किया जा रहा है और डर और नफरत का माहौल बनाकर देश के अंदर मात्र दो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, यानी लोगों के बीच में विवाद खड़ा करके लोगों को आपस में ही एक दूसरे से डरने के लिए मजबूर किया जाएगा। और इसी बीच दोस्तों देश की संपत्ति धीरे धीरे करके सारी जैसे बेची जा रही है पूरा बेच दिया जाएगा। और यही नीति बीजेपी की पिछले 8 सालों से चल रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बयान दिया है दोस्तों, ये बयान देश दुनिया के अंदर, खासकर भारत के अंदर लोगों तक ना पहुंचे। दोस्तों महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा लोगों को सुनने में ना आए, इसीलिए दोस्तों एक तरीके से रोकने के लिए रैली के इर्द गिर्द पूरे इलाके के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब देने की बजाय सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के भाषण का एक छोटा सा क्लिप काटकर, जिसमें राहुल गांधी आटे को लीटर में तोलने की बात कर रहे हैं, उसे उतने से हिस्से को काटकर वायरल कराया जा रहा है। दोस्तों जबकि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान ही इस बात को ठीक कर लिया था, तुरंत ही उन्होंने इस बात को ठीक करते हुए किलोग्राम कह दिया था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लोगों ने उतना ही क्लिप काटा जहां तक उनका एजेंडा चलेगा। और बड़ी बात दोस्तों ये रही कि अपने आप को एक न्यूट्रल पत्रकार बताने वाले बड़े बड़े पत्रकारों ने भी वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। और एक ने भी ये जवाब नहीं दिया कि आटे के दाम इतने ज्यादा बढ़ क्यों गए हैं, किलोग्राम में ही बता देते भाजपाई के दाम क्यों बढ़े हैं। और उन गोदी मीडिया के एंकरों को भी बताना चाहिए था जो इस छोटे से क्लिप को वायरल कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि नाविका कुमार जो पत्रकार है दोस्तों टाइम्स नाउ की, उन्होंने दावा करते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दिया और राहुल गांधी का आधा वीडियो शेयर किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध करते हुए गोदी मीडिया के एंकर पर इतना दबाव बनाया दोस्तों कि अपना ट्वीट करके उन्हें भागना पड़ा है। यानी पहले ट्वीट कर देते हैं और राहुल गांधी को बदनाम करने के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर लिया गया है। या तो वो ट्वीट नहीं करते या फिर अपनी बातों पे अड़े रहते, लेकिन वो जानते हैं कि राहुल गांधी के बयान में आगे तुरंत ही करेक्शन कर दिया गया था और अगर थोड़े सेकंड का और वीडियो डाल देते तो पोल खुल जाती दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर ऐसे काम करते हैं जैसे लगता है कि बीजेपी की तरफ से व्हाट्सएप मैसेज तुरंत आ जाता है, उसके बाद अपने अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से शेयर करके बीजेपी आईटी सेल की तरह काम करने लगते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि आज की मीडिया केवल 2 उद्योगपतियों के लिए काम करती है और उद्योगपतियों का काम करने के साथ साथ भाजपा का प्रचार उनका एकमात्र काम बचा है। और ऐसे राहुल गांधी के हमले को लेकर ये सारे एंकर गोदी मीडिया के बौखला गए हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो समस्तीपुर में अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। ये वही नित्यानंद राय हैं जिन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ईंट से ईंट बजा देने की बातें कही थी दोस्तों और अपने संसदीय क्षेत्र में ही घेर लिए गए हैं। गो बैक के नारे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में मची सियासी घमासान के बाद एक और भाजपा का और आरजेडी के नेताओं में लगातार वार देखने को मिल रहा है। और ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रविवार को मोहनपुर प्रखंड के रसलपुर स्थित हरदासपुर भेड़ा घाट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान तारद मौन के पास नित्यानंद राय को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। युवाओं ने नित्यानंद राय के खिलाफ विरोध करते हुए नित्यानंद राय मुर्दाबाद के नारे लगाए, नित्यानंद राय गो बैक के नारे लगाए। इसके बाद नित्यानंद राय के सुरक्षा गार्डों ने विरोध कर रहे युवकों को समझा बुझाकर साइड हटा दिया। दोस्तों ये सभी एक तो उनके बयानों से आहत थे और दूसरा भारतीय जनता पार्टी सरकार में बढ़ रही महंगाई बेरोजगारी से भी त्रस्त है। और यही बड़ा कारण है कि खासकर युवा समुदाय के लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। यही वो नित्यानंद राय है जिन्होंने तेजस्वी यादव के साथ में खुला मोर्चा लेते हुए उन्हें धमकी भरे लहजे में कई सारे शब्द कहे थे और बाद में तेजस्वी यादव की तरफ से भी रिस्पांस सामने आया था और जमकर दोनों के बीच में बात
आती देखने को मिली थी दोस्तों। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर अमित शाह देश के सबसे बड़े पप्पू हैं, इस तरीके से टीएमसी प्रचार कर रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी से शुक्रवार को भी 1 घंटे बातचीत की थी और उसके बाद एक बार फिर से और आगे कार्रवाई की जा रही है। अमित शाह को लेकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी अभियान शुरू कर दिया है दोस्तों। अभिषेक बनर्जी को लेकर टी शर्ट कैंपेन शुरू किया गया है। टी शर्ट कैंपेन में अमित शाह पर निशाना साधा गया है दोस्तों। आपको बता दें कि टी शर्ट पर अमित शाह का चेहरा है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि देश का सबसे बड़ा पप्पू। टीएमसी के कई बड़े कार्यकर्ता इंडियाज बिगेस्ट पप्पू कैप्शन के साथ में अमित शाह की तस्वीर छपे हुए टी शर्ट पहनकर और लोगों के बीच में बांट भी रहे हैं दोस्तों। अमित शाह पर यह निशाना इसलिए साधा जा रहा है क्योंकि अमूमन आप देखते होंगे कि अमित शाह सोशल मीडिया से लेकर कई जगह अपना भाषण देते हैं और भाषण के दौरान कुछ न कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती है दोस्तों जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर जाती है। कई बार अमित शाह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को लेकर भी बयान नहीं दे पाते, फुल फॉर्म भी नहीं बता पाते दोस्तों भरी मीडिया के अंदर, जो कि गृह मंत्री है जिन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करना है। और इस तरीके का एक और वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जहां पर इंटर के बाद 12वीं कराने की बातें कर रहे थे अमित शाह, और इस तरीके के कई सारे और भी बयान है, जिसके बाद टीएमसी देश भर के अंदर माहौल बनाने के मूड में लग गई है और अमित शाह की तस्वीर छापकर इंडिया बिगेस्ट पप्पू कह रही है। आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या इसका विरोध करते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री आज भाजपा के नहले पर दहला चलने वाले हैं दोस्तों। झारखंड के मुख्यमंत्री एक विधायक के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखने के लेकर सस्पेंस के बीच सोमवार को विश्वास मत पेश करने वाले हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सोरेन ने विधानसभा सचिवालय के द्वारा विधायकों को भेजे गए एक पत्र के अनुसार बहुमत साबित करने के लिए विश्वास पत्र लाने की इच्छा व्यक्त की है। विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान खुलकर बोलेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री, और कहीं न कहीं गवर्नर के रवैये को लेकर भी सवाल खड़ा करेंगे दोस्तों। जबरदस्त राजनीति देखने को मिलेगी झारखंड के अंदर। कहीं न कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक तरीके से एड्रेस करेंगे मुख्यमंत्री और बताने की कोशिश करेंगे जनता को कि कैसे उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, कैसे गवर्नर के माध्यम से सरकार गिराने के तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। देखते हैं आज क्या कुछ कहते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक और बड़ी खबर की माने तो बीजेपी के सांसदों पर एक्शन लेने के बाद देवघर के डीसी पर ही देशद्रोह का मामला दर्ज करा दिया गया है दोस्तों। बड़ी अपडेट की माने तो निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 3 सितंबर शनिवार को देवघर के डीसी के खिलाफ ही 0 FIR दर्ज कराई है दोस्तों। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी पर देवघर एयरपोर्ट के ATC रूम में घुसने के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी और ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है कि बीजेपी के सांसदों पर एक्शन लेने की बजाय देवघर के जिला आयुक्त यानी DC मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ ही देशद्रोह का आरोप दर्ज कर लिया गया है दोस्तों। दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। आप लोग समझ सकते हैं कि उल्टा DC को ही देशद्रोह जैसे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है और मामला इसलिए दिल्ली में दर्ज कराया गया है क्योंकि यहाँ पर केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और एक और बड़ी खबर की माने तो महंगाई पर रैली से पहले दिल्ली पुलिस ने चलाया कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर डंडा। राहुल गांधी बोले, कहा राजा का सुनना ही पड़ेगा इन्हें। हाल ही के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी दोस्तों, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस बड़ी रैली का आयोजन किया और इस दौरान अपनी ताकत भी एक तरीके से दिखाई है। और कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा से पहले प्रचंड जन समर्थन जुटाकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया है कि अब बड़ी रैली के माध्यम से जनता से सीधा इंटरेक्शन करना है, क्योंकि विपक्ष के पास आवाज उठाने के लिए ना तो पार्लियामेंट बचा है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने पार्लियामेंट को भी एक तरीके से पंगु बना दिया है। भाजपा सरकार की तरफ से ही जो कार्रवाई की जाती है केवल उसी की सुनवाई होती है। विपक्ष की आवाज दबाने की तमाम कोशिशें की जाती है, सस्पेंड कर दिए जाते हैं सांसद। तो अब मीडिया और पार्लियामेंट हमारे लिए विकल्प नहीं है और इसीलिए हमें जनता से सीधे जुड़ना पड़ेगा। इस तरीके से राहुल गांधी ने बयान देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है दोस्तों। वहीं पर मुस्लिम कैदियों की संख्या में कमी आने के साथ साथ कई और जानकारी सामने आने के बाद भाजपा के लोग इस पर भड़क रहे हैं। खासकर हिंदूवादी संगठन के लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। NCRB के 2021 के आंकड़ों से पता चला है कि जेलों में मुस्लिम कैदियों की संख्या कम हुई है, वहीं पर हिंदू कैदियों की संख्या में इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि NCRB की रिपोर्ट में भारतीय जेलों में मुस्लिम कैदियों की संख्या 2021 में 18.7% के आसपास आ गई है। वहीं पर 2020 के अंदर ये 20% के आसपास हुआ करती थी दोस्तों। वहीं पर भारतीय जेलों में हिंदू कैदियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। हिंदू कैदियों की संख्या 72.8% 2020 में हुआ करती थी, जो बढ़कर 73% हो गई है। और यह आंकड़ा सामने आने के बाद कुछ लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा है और डेटा को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं दोस्तों। एक और बड़ी खबर यह है कि योगेंद्र यादव ने SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। योगेंद्र यादव ने संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी से इस्तीफा दिया है, जिन्होंने SKM को पत्र लिखकर कहा है कि सभी जन आंदोलनों और विपक्ष की राजनीति के बीच समन्वय पर अपनी प्राथमिकता को देखते हुए उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा के कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि जय किसान आंदोलन का सदस्य होने के नाते वो SKM के सिपाही बने रहेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं रहेंगे। इसके पीछे दोस्तों बड़ा कारण ये भी है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रोड मैप भी शायद योगेंद्र यादव
मतलब तैयार कर रहे हैं और हो सकता है कि उनके लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी हो गई है और इसीलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी से अलग हो गए हैं, लेकिन अभी भी जन मोर्चा और जन आंदोलन के साथ में जुड़े रहेंगे क्योंकि उनका अपना संगठन है जय किसान आंदोलन और यही बड़ा कारण है कि वो आंदोलन में बने रहेंगे। दोस्तों एक और बड़ी खबर ये है कि राष्ट्रवादी मुसलमानों और उदारवादी हिंदुओं की पार्टी बनाएंगे गुलाम नबी आजाद, बड़ा दावा उन्होंने किया है। अभी भले ही कांग्रेस पार्टी को दिखाई न दे रहा हो, आने वाले दिनों के अंदर गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के लिए झटका साबित हो सकता है। ये कई सारे पॉलिटिकल पंडित बता रहे हैं दोस्तों। उसे ये झटका सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि सारे देश में लग सकता है। आपको बता दें कि इस्तीफे के बाद आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कई कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी से नाराज है। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले दिनों के अंदर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और क्या ये नेता गुलाम नबी आजाद जैसे नेता बाहर निकलकर कुछ बड़ा कर पाएंगे या फिर मात्र कांग्रेस पार्टी को धमकी देने भर तक सीमित रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर ये बड़े नेता होते तो भारत के एक राज्य के अंदर भी अपना दबदबा मना सकते थे, लेकिन कश्मीर और जम्मू के अंदर जो चुनाव हुए थे दोस्तों उसमें भी कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी, जबकि गुलाम नबी आजाद को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी प्रचार प्रसार की और सब कुछ सौंप दिया गया था, चुनाव जीतने के लिए कहा गया था। लेकिन आंकड़े आप लोग अगर जाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि गुलाम नबी आजाद जितना बड़ा नेता अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं नहीं। शायद आप लोग क्या कुछ समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों गुजरात के अंदर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों को हवा अपने आप मिल जाती है। एक और बड़ी खबर की माने तो परिवार के 3 सदस्यों के इस्लाम अपनाने के आरोप के बाद जोरदार बवाल देखने को मिला है। हिंदू संगठनों ने एक बड़ी रैली निकाली है दोस्तों। गुजरात के बनासकांठा जिले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। FIR दर्ज किया गया है, मामले पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक तरीके से हिंदूवादी संगठन एक्टिव हो गए हैं और कहीं न कहीं इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस हमारे खून से बनाई गई थी, कंप्यूटर ट्विटर से नहीं बनाई गई थी। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी लॉन्च करते हुए ये दावा किया है दोस्तों। हालांकि गुलाम नबी आजाद कई सारी बड़ी बड़ी बातें जरूर बोल रहे हैं, लेकिन कितना मोबिलाइजेशन करा पाएंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। एक और बड़ी खबर की माने तो कर्नाटका के बीजेपी विधायक अरविंद लिम्बावली के द्वारा महिला से बदसलूकी किए जाने के मामले को लेकर और पुलिस के सामने धमकाने के मामले को लेकर पत्रकार की तरफ से ट्वीट किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि रोहिणी सिंह ने लिखा है कि हर राज्य के अंदर बीजेपी में श्रीकांत त्यागी है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो महिला को प्रताड़ित किया था उस महिला ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलिस को आदेश दिया गया कि महिला को उल्टा हिरासत में ले लेना चाहिए। दरअसल भारी बारिश के बाद हुए जल भराव को देखते हुए बीजेपी विधायक से महिला ने शिकायत कर दी थी दोस्तों और यही शिकायत विधायक जी को पसंद नहीं आया। वहीं आपको बता दें कि मैं संसद में बोल चुका हूं कि मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हूं। झारखंड के अंदर दुमका में लगातार अपराध हो रहे हैं और दूसरी तरफ बिल्किस बानो का मामला भी ट्रेंड कर रहा है। इन सभी के बीच में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा दोस्तों, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जी हाँ, और इसकी वजह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, जिन्होंने हाल फिलहाल के अंदर बयान देते हुए जाने माने बॉलीवुड की अभिनेत्री शबाना आजमी, अभिनेता नसरुद्दीन शाह और प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर को लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बता दिया था। जिसके बाद दोस्तों पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मैं तो संसद में बोल चुका हूं कि मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हूं, उसका सदस्य हूं। नरोत्तम मिश्रा को तो केंद्रीय गृह मंत्री बना देना चाहिए क्योंकि उन्हें सब पता है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता ने आगे कहा कि मैंने जब यह सवाल किया था तो गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सरकार को टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के पास केंद्रीय गृह मंत्री से अधिक जानकारी है तो उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री बना देना चाहिए। दोस्तों कहीं न कहीं भाजपा नेताओं के रवैये को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ने इस तरीके से तंज कसा है, जिस पर लोगों के मन में एक सवाल जरूर खड़ा होना चाहिए कि इस तरीके के बेतुके बयान क्या गृह मंत्रियों को देना चाहिए। और जो राज्य वो संभाल रहे हैं, मध्य प्रदेश काफी बड़ा राज्य है और बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है, लेकिन इसके बावजूद बिना तथ्यों के कुछ भी भाषण दे रहे हैं दोस्तों। और एक और बड़ी खबर की माने तो MLC की 12 सीटों को लेकर महाराष्ट्र में जोरदार बवाल हुआ था दोस्तों। दरअसल जब उद्धव ठाकरे की सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने 12 सीटों को लेकर MLC के लिए गवर्नर के पास मामला भेज दिया था, नाम लिखकर भेज दिए थे, लेकिन इसके बावजूद गवर्नर ने उनकी नियुक्तियां नहीं की थी। शायद गवर्नर सरकार बदलने का इंतजार कर रहे होंगे जो निष्पक्ष होने चाहिए, लेकिन सरकार का एजेंट यानी केंद्र सरकार का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से दिए गए नाम पर कोई फैसला नहीं लिया दोस्तों, जिसके बाद अब शिंदे गुट की सरकार बन गई है तो उन्होंने 12 MLC पदों पर जो नियुक्तियां होंगी उनके नाम अलग से लिखकर भेजने की तैयारी कर ली है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे गवर्नर साहब वेट कर रहे थे सरकार बदलने का, और अब जब सरकार बदल जाएगी तो कहीं ना कहीं इस पर जल्दी हस्ताक्षर कर देंगे। ये पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ में क्षेत्रीय दल मिलकर अगर चुनाव लड़े तो 2024 में जरूर मिलेगी बड़ी सफलता। जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने ये बड़ा दावा किया है, ये बड़ा बयान दिया है। वहीं पर मध्य प्रदेश के मिड डे मील योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के स्कूलों के लिए महत्वाकांक्षी मिड डे मील भोजन योजना का लाभ लेने वाली पहचान, उत्पादन, वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण के बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और हेराफेरी का मामला सामने आया है। NDTV के द्वारा हासिल की गई अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट बताती है कि महत्वाकांक्षी योजना कोविड के दौरान 2 साल के ब्रेक के बाद पूरी तरीके से
फिर शुरू की गई, लेकिन इसने स्कूली बच्चों को भूखा रखा और निराश कर दिया। घोटाले का बड़े पैमाने पर दोस्तों 6 टेक होम राशन बनाने वाले संयंत्रों और फार्म में 6.94 करोड़ की लागत वाले 1125.64 MTTHR का परिवहन करने का दावा किया गया था। वाहन डेटाबेस के सत्यापन के बाद पता चला है कि इस्तेमाल किए गए वाहन वास्तव में मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकर के रूप में पंजीकृत किए गए हैं। तो यहाँ पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसी के साथ में कई और चीजें हैं दोस्तों जहाँ पर घोटाले की जानकारी धीरे धीरे सामने आने लगी है। देखते हैं जब पूरा मामला खुलकर सामने आएगा तो कोई कार्रवाई की जाएगी या व्यापम घोटाले की तरह से फिर से दबा दिया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जनता तो बीजेपी से काफी त्रस्त है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी थी जनता ने, लेकिन बाद में दोस्तों विधायकों को तोड़ फोड़ कर सिंधिया की कृपा से बीजेपी ने सरकार जरूर बना ली है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में क्या नतीजे देगी, आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। एक और बड़ी खबर ये है कि योगी के गढ़ गोरखपुर में बदले गए वार्ड के मुस्लिम नाम। कांग्रेस पार्टी और एसपी ने नियत पर सवाल खड़े किए हैं। गोरखपुर के मेयर सीताराम जायसवाल ने कहा कि नए नाम गर्व की बात होगी। वार्ड का नाम बदला गया है दोस्तों, जिसमें अशफाकुल्ला खान, शिव सिंह क्षेत्री, बाबा गंभीर नाथ और बाबा राघव दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय जैसे हस्तियों के नाम पर नाम बदले गए हैं। दरअसल बड़ी अपडेट ये है कि जिन नामों का बदलाव किया गया है उसमें मियाँ बाजार, मुफ्तीपुर, अलीनगर, तुर्कमानपुर, इस्माइलपुर के साथ साथ रसोलपुर और हुमायूंपुर, उत्तर के साथ साथ गौसीपुरवा, दाऊदपुर, जाफरा बाजार, काजीपुर खुर्द और चक्सा हुसैन का नाम शामिल है। इन सभी नामों के निशान बदलने की कोशिश की गई है दोस्तों। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नाम बदलने परिसीमन अभ्यास का हिस्सा था, जिसके तहत गोरखपुर में वार्डों की संख्या 80 हो गई है। हालांकि दोस्तों नाम क्यों बदला गया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कई और सवाल खड़ा करते हुए दोस्तों रवैये पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि साफ तौर पर भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है। नाम बदलने से क्या मतलब है, लेकिन फिर भी नाम बदले जा रहे हैं जबरदस्ती के। वहीं एक और बड़ी खबर की माने तो केसी त्यागी बोले, कहा तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर गैर भाजपा और गैर कांग्रेस गठबंधन चाहते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान सचिव केसी त्यागी ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए जानकारी दे दी है दोस्तों, जिसके तहत तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि केसीआर चाहते हैं कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी गठबंधन बनना चाहिए। क्या इसकी इजाजत मिलेगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी तो कांग्रेस पार्टी के साथ में है और कांग्रेस पार्टी का यूपीए गठबंधन है। तो ऐसे में क्या केसीआर जो गैर कांग्रेसी गठबंधन चाहते हैं ये हो भी पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर की माने तो वापस 2 सीटों पर पहुंच जाएगी भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार के दावे से भी कितनी आगे निकल गई पार्टी। बिहार में जब से भाजपा और जेडीयू का गठबंधन टूटा है, दोनों दलों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी हो रही है। कभी नीतीश कुमार 2024 में बीजेपी को 50 सीटों पर समेटने के दावे कर रहे हैं, तो कभी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को 2 सीट पर वापस लाने की बातें कर रही है। यानी 2014 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड मात्र 2 सीटों पर सिमट गई थी दोस्तों, और बिहार की 40 सीटों में से केवल 2 सीटें जेडीयू को मिली थी और भाजपा ने मैक्सिमम सीटें जीत ली थी। और इसके बाद ये दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की जेडीयू को वापस से वहीं समेट देंगे। एक और बड़ी खबर की माने तो भाजपा के लिए बढ़ रहा है प्यार, यानी 5 जेडीयू के विधायकों के द्वारा बीजेपी ज्वाइन किए जाने के मामले को लेकर सीएम एन बीरेंद्र सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए प्यार बढ़ रहा है, इसीलिए ये लोग हमारे साथ में आए हैं, हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये विधायक आखिर अचानक से इनका बीजेपी के प्रति प्यार क्यों जन्मा है, ये अपने आप में लोगों के बीच में एक सवाल है। और कहीं ना कहीं जनता भी जानती है कि डर और लोभ के बिना कहीं प्रेम नहीं होता, और राजनीति में तो बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। तो क्या डर और लोभ देकर पार्टी से प्रेम करवाया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। वहीं आपको बताते चले कि एमसीडी स्कूलों की लाइव स्ट्रीम पर बीजेपी का पलटवार, दिल्ली सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी नेताओं पर कार्रवाई की मांग की गई है। दिल्ली में बेहतर शिक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में लगातार हमलावर है दोस्तों। आम आदमी पार्टी नेताओं के द्वारा स्कूल की लाइव स्ट्रीमिंग करने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल में 30-40 लोगों का एक साथ घुसना सही नहीं है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस हरकत पर आपत्ति जाहिर की है दोस्तों। उन्होंने एनसीपीसीआर समेत अन्य निकायों से हस्तक्षेप करने की मांग की है। और एक और बड़ी खबर की माने तो टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रहे साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। मुंबई के पास रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई है दोस्तों, जिसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी इस पर शोक व्यक्त किया है। बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने अपनी अपनी बातें कही है दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके शशि थरूर से अशोक गहलोत ने मुलाकात की है। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है, जिस दौरान दोनों ने पार्टी के भविष्य के कदमों और अध्यक्षों के चुनाव को लेकर चर्चा की है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है दोस्तों। दरअसल तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने जो हाल फिलहाल के अंदर बयान दिया था, उसके बाद चर्चाएं ये चल रही थी कि राहुल गांधी की जगह पर अपने आप को अध्यक्ष के तौर पर पेश करना चाहते हैं शशि थरूर। हालांकि दोस्तों पार्टी कार्यकर्ताओं के दावे इस मामले पर अलग हैं। पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से जिम्मेदारी संभाले। वहीं पर नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर ममता बनर्जी पानी फेरते नजर आ रही है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी एकला चलो की नीति पर
पर निकल चुकी है। दोस्तों टीएमसी के नेताओं ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी के साथ हम हैं और ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो एक तरीके से अलग अलग पदों पर दावे सामने आ रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री पद को लेकर राहुल गांधी के साथ साथ कई और मोर्चे खड़े करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि ये सारे एकजुट हो पाते हैं या फिर राहुल गांधी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वही राहुल गांधी के दौरे से पहले गुजरात यूथ कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया गया है। विश्वनाथ के जाने के बाद हरपाल सिंह चुड़ासमा को पार्टी की कमान दी गई है, यानी युवा मोर्चा की कमान दी गई है। और गुजरात में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और राहुल गांधी का दौरा है, भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो कांग्रेस पार्टी का काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। दोस्तों और एक और बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक और बुरी खबर आ सकती है। राज बब्बर भी शायद जहाज छोड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी का और भाजपा में जा सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री अचानक से उनको फेवरेट लगने लगे हैं। प्रधानमंत्री की योजना को जमकर क्रांतिकारी बता रहे हैं राज बब्बर। साथ दोस्तों अनंत सिंह के बाद आरजेडी के एक और विधायक की सदस्यता जा सकती है। तेजस्वी यादव की पार्टी को झटका लग सकता है। वहीं आपको बताते चले कि हैदराबाद मुक्ति दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों नहीं मनाया जाता, ये ओवैसी ने सवाल खड़ा किया था। अमित शाह को पत्र लिखा था। इस पर बीजेपी के लोग उल्टा AIMIM पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं पर 75% वोट शेयर हमारे साथ में है, यानी महागठबंधन को राज्य के अंदर, बिहार राज्य के अंदर 75% वोट शेयर मिलेगा और इस बार आने वाले चुनाव में हम एक तरफा सुपड़ा साफ कर देंगे। ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है, जो जेडीयू के नेता है। दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।